तो फुल लेंथ बैच हमारे यहाँ दो प्रकार के बैच चलते हैं, ये फुल लेंथ बैच और एक टारगेट बैच चलता है। बेसिकली इस फुल लेंथ बैच को स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य है और ये टारगेट बैच जो हमारे यहाँ चलता है उससे कैसे डिफर है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है जिस बैच में आपने एडमिशन लिया। बेसिकली क्या है कि आजकल का अगर एग्जाम का पैटर्न आप देखेंगे तो एग्जाम्स के क्वेश्चन चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आप सुपरफिशियल स्टडी से उसको हासिल कर सकते हैं। सुपरफिशियली आप पढ़ाई करके हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, अभी की स्थिति ऐसी हो गई कि आपको मानक पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू स्टडी द सोर्स बुक्स, द ऑथेंटिक बुक्स, द स्टैंडर्ड बुक्स। और जब तक आप उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, सही कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप चाहे वो व्यापम के एग्जाम्स देख लें, चाहे आप पीएससी के एग्जाम्स देख लें, कहीं पर भी आप देखेंगे तो बिना सोर्स बुक के, स्टैंडर्ड बुक्स के पढ़े आप चीजों को हासिल नहीं कर सकते। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने फिर दो बैच को अलग अलग किया, एक आपका टारगेट बैच और एक आपका फुल लेंथ बैच। ऐसे लोग जिनके पास समय है फुल लेंथ बैच में पढ़े। यहां पर जो भी हम पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सोर्स बुक को आपको कंप्लीट कराएंगे। पढ़ाने का तरीका हमारा अपना होगा, लेकिन हम उस सोर्स बुक को पढ़ेंगे, उसमें दी गई सारी चीजों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे जो हमारे स्टेट पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम से रिलेटेड टॉपिक्स है। मतलब जब मैं आपको, जैसे मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी के लिए जो बेस बुक होगी वो एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है। जब हम पार्लियामेंट वगैरह पढ़ेंगे तो सुभाष कश्यप, ऐसी किताबों से हम पढ़ेंगे। मतलब आपके पास जो भी आपके नोट्स तैयार होंगे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट्स होंगे, ठीक है। आपको उस बुक से आपको नोट्स बनाएंगे, मतलब उस बुक्स के बेस मान करके ही हम पढ़ाई करेंगे, उसमें दी गई सारी चीजों को, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रह जाए, ठीक है। आपसे वो टॉपिक बनना चाहिए, वो चीजें आपसे बननी चाहिए, समझ रहे। इसी को आधार मान करके ये बैच जो है आप लोगों का वो शुरू किया गया है, ठीक है। तो बेसिक एकदम डिफरेंस समझ में आया। जैसे जो टारगेट बैच होते हैं, टारगेट बैच का मतलब होता है कि एक फिक्स ड्यूरेशन में, जो एक लिमिटेड ड्यूरेशन है उसमें पढ़ना, ठीक है ना। तो जिनको तुरंत एग्जाम देना है, उसी साल एग्जाम देना है, उनके लिए टारगेट बैच एसेंशियल है। और जिनके पास लगभग एक समय, जैसे अभी किसी को फरवरी में एग्जाम देना होगा तो उसको पिछले साल के फुल लेंथ बैच से या टारगेट बैच से तैयारी करनी पड़ेगी, तब तो इस साल का एग्जाम दे पाएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा समय है, आप अगर अपने लिए एक साल का लगभग समय लेकर के चलते हैं और उस एक साल के समय को अगर आप देते हैं, ठीक, तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो सकती है, समझ रहे हैं। किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बोलते हैं ना कि एक सेचुरेशन पीरियड चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और जब हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जैसे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो कम से कम 11 से 12 महीने की तैयारी आपको चाहिए, जिसमें आप पढ़ भी सकें, आपके अंदर मेच्योरिटी भी आ सके। क्योंकि पढ़ लेना आसान है, लेकिन उसके क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक मेच्योरिटी की जरूरत होती है, जो एक निश्चित ड्यूरेशन पढ़ने के बाद में ही आती है। इसी उद्देश्य से आपका बैच जो है वो चालू किया गया है, समझ रहे हैं। तो समझे आप किस बैच में पढ़ रहे हैं और आपका पढ़ने का तरीका और शैली क्या होगी, ठीक, ये सारी चीजें। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका पॉलिटी, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। हिंदी में कहेंगे इसको भारत की राज व्यवस्था एवं भारत का संविधान। इंडियन पॉलिटी जो है, इसके लिए जो हम सोर्स बुक यूज करेंगे, है ना, जो हमारी जरूरत है और जिस पर ये बैच जो है स्टार्ट हुआ है, हम एक सोर्स बुक लेकर के चलेंगे, दैट विल बी एम लक्ष्मीकांत। अगर हम एम लक्ष्मीकांत को पूरी तरीके से कवर करते हैं तो आपका पॉलिटी का कोई भी सेक्शन, प्री हो मेंस हो, छूटेगा नहीं,
ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत को लेकर के हम पढ़ना चालू करेंगे। एम लक्ष्मीकांत राइटर का नाम, ठीक है। अच्छा, पॉलिटी को लेकर के अगर हम इसके वेटेज को देखें अगर एग्जामिनेशन में, तो अगर हम सीजीपीएससी प्री के बारे में अगर देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत भी इसमें आता है, जिसको आगे हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत मिलकर के लगभग ऑलमोस्ट ये 15 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाता है। 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 इसमें आते हैं प्री में। यदि आप मेंस में जाते हैं, मेंस में सीजीपीएससी मेंस, तो मेंस में लगभग 25 नंबर का पॉलिटी जो है वो आता है, ठीक। तो कुल मिलाकर के वेटेज काफी अच्छा है। और व्यापम वगैरह के एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट डिपेंड्स कि कौन सा एग्जाम हो रहा है। जैसे अगर आप फूड इंस्पेक्टर वगैरह देते हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो यहां से आते ही हैं, विच इज वेरी एसेंशियल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, ठीक है ना, इफ यू आर कवरिंग द एम लक्ष्मीकांत, यू आर गेटिंग एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इन यूपीएससी ऑल्सो। यूपीएससी भी हम दे सकते हैं अगर हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। तो अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी में ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 100 ये पूछे जाते हैं पॉलिटी से। तो बेसिकली ये जो सेक्शंस है ये वेटेज है पॉलिटी के, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आज के डेट में डेप्थ में जाकर के पढ़ने की जरूरत है, तो इसलिए हम सोर्स बुक को यूज करके पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? हम सोर्स बुक को पढ़ना स्टार्ट करें उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो है आज मैं आपके क्लियर करता हूं पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर हम सोर्स बुक के थ्रू आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जैसे देखिए आप कॉन्सेप्ट, जैसे अगर हम कॉन्सेप्ट 1 देखें, पहला कॉन्सेप्ट, तो पहला कॉन्सेप्ट तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या भारत का संविधान, तो पहले तो कॉन्सेप्ट हम यही क्लियर करते हैं कि आखिर राज व्यवस्था क्या होती है या संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं पहले हम उसी को समझ लें, ठीक है ना, कि राज व्यवस्था क्या होती है या संविधान क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज पॉलिटी एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, समझ पा रहे हैं? संविधान क्या होगा और राज्य व्यवस्था क्या होगा, इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट से हम गुजरते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए जो पहले इंसान थे, मानव जो थे, वो झुक करके चला करते थे। ऐसे मानव जो झुक करके चला करते थे उन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता था, होमो इरेक्टस, ठीक। ऐसे मानव जो पहले झुक करके चला करते थे उन्हें होमो इरेक्टस कहते थे, एक कुबड़दार मानव जो हुआ, समझ रहे। एंड होमो इरेक्टस वेर यूज्ड टू लिविंग अलोन, ये अकेले रहा करते थे, इनको किसी से कोई मतलब नहीं था। जैसे आज हम एक फैमिली, एक सोसाइटी में रहते हैं, ये उस तरीके से नहीं थे फैमिली और सोसाइटी में रहने वाले, ठीक। तो होमो इरेक्टस जो थे ये अकेले रहना पसंद करते थे, अकेले रहा करते थे। समय बीतता चला गया और जो पहले झुक करके चला करते थे अब वो सीधा होकर के चलना चालू किए। जब वो सीधा होकर के चलना चालू किए तो उन्हीं को होमो सेपियंस या आधुनिक मानव कहा जाता है। हम और आप देखिए, हम झुक करके नहीं चलते, हम सीधा चलते, ठीक है ना। सो बेसिकली होमो इरेक्टस डेवलप्ड एज अ होमो सेपियंस, होमो सेपियंस बन गए। अब वो सीधा होकर के चलना चालू किए। जब वो सीधा होकर के चलना चालू किए तो उन्होंने देखा कि जैसे मेरे शरीर की बनावट है वैसे ही सामने वाले की शरीर की बनावट है, वी शेयर द सेम एनाटॉमी, है ना। जैसे मेरे शरीर की बनावट है वैसे सामने वाले की शरीर की बनावट है। तो जब उन्होंने देखा कि जब हम एक जैसे लोग हैं तो हम अलग अलग क्यों रहते हैं, हम क्यों नहीं एक साथ रहते हैं।
और इस तरीके से जो होमोसेपियंस थे, दे हैड फॉर्म द ह्यूमन ग्रुप्स एंड स्टार्टेड लिविंग इन दैट। और इन्होंने मानव समूह बना लिया और मानव समूह बना करके ये अब एक साथ रहने लगे। मेरी बात समझ रहे? अब मानव समूहों में रहने लगा। लाइक वी आर लिविंग इन अ ग्रुप, है ना? वी हैव आवर फैमिली, आवर ओन फैमिली, हमारा अपना एक परिवार होता है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप। पहले होमो इरेक्टस ऐसे नहीं रहते थे जैसे हम आज रहते हैं। तो इस तरीके से मानव जो है, होमोसेपियंस जो है, वो मानव के समूहों में रहने लगा। अच्छा, आप एक बात समझो, इसके पहले क्या था? मानव अकेले रहा करता था। तो जब मानव अकेले रहा करता था तो वो किससे लड़ता? भाई, आप घर में इकलौते हो तो किससे लड़ोगे? जो है वो आपका है, जो नहीं है वो भी, तो जो नहीं है वो कहां से आपका है ना? मतलब सारी चीजें आपकी, लड़ोगे किससे भाई? लेकिन अगर घर में 2 लौते, 3 लौते, 4 लौते हो जाए, 2, 3, 4 लोग हो जाए तो लड़ाई जरूरी है कि नहीं? मान लो आप कुछ कर रहे हो, छोटा वाला भाई आपका पहन के निकल लिया, आप कहीं तैयार होकर के जा रहे थे, किसी खास से मिलना है आपको, आप नहा रहे हो, उधर छोटा वाला भाई जो है लिया, निकल लिया, अब आपका तो सब गया, तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो जब मानव समूह में रहता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइट, लड़ाई की संभावना होती है। और जहां लड़ाई की संभावना है वहां नियंत्रण भी करना पड़ेगा। और इस तरीके से अब आवश्यकता महसूस हुई कि इन मानव के समूहों को नियंत्रित किया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? नीड ऑफ मेकिंग कंट्रोल ओवर द ह्यूमन ग्रुप्स वाज नीडेड। मानव समूहों को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हुई और मानव के समूहों को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे पहली संस्था बनी उसे कबीला कहा गया। जिक्सीज बोलते हैं इंग्लिश में। और इस तरीके से कबीला विश्व की पहली प्रशासनिक इकाई है। एंड द जिक्सीज बिकम्स द वेरी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट across the globe which were formed to make rigid control over the human group। और इस तरीके से मानव के समूहों को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे पहली संस्था बनी उसे क्या कहा गया? कबीला कहा गया, जिक्सीज कहा गया। मेरी बात समझ है? मानव के समूहों को नियंत्रित करने के लिए जिस संस्था की सबसे पहले आवश्यकता महसूस हुई या जन्म लिया उसे कबीला कहा गया। अब देखिए, कबीले का एक सरदार हुआ करता था। अगर कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो सरदार एक झापड़ इधर से मारा, एक झापड़ इधर से मारा, हाँ, सब चीज बराबर, सब चीज नियंत्रित। और इस तरीके से चला करता था। कबीला नाम तो सुने हो कबीला? तो कबीला हुआ करता। समय बदलता चला गया। जब तक एक कबीला था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भविष्य में हुआ ये कि अब एक कबीला कई कबीलों में बंट गया, चमड़ी के रंगों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ रैशेस द जिक्सीज वेर स्प्लिटेड ओवर द वेरियस जिक्सीज। कैसे? गोरे लोगों ने गोरा कबीला बना लिया, फेयर एंड लवली कबीला। काले लोगों ने काला कबीला बना लिया, द डार्क। ठीक है? अब जब कबीला एक था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कबीले अलग अलग बने तो ये कबीले आपस में लड़ सकते थे। गोरा काला टकरा गए, बोले अरे कैसे टकरा रहे, मैं चितकबरा हो गया है भाई, लड़ते थे। तो जब तक एक कबीला था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही कबीला कई कबीलों में बटा तो अब ये कबीले आपस में लड़ सकते थे। तो अब आवश्यकता थी कि इन कबीलों पर नियंत्रण रखा जाए। और याद रखें, इन कबीलों पर नियंत्रण रखने के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई उसे समाज कहा गया। एंड द सोसाइटी इवॉल्व टू मेक रिजिड कंट्रोल ओवर द जिक्सीज। जब कबीले के लोग लड़ते थे तो समाज के लोग जाते थे, भाई क्यों लड़ रहे हो, हम सब तो एक है, हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। ठीक है? और इस तरीके से कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिस संस्था का जन्म हुआ उसे समाज कहा गया। एंड सोसाइटी बिकम्स द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अक्रॉस द ग्लोब। और समाज जो है विश्व में दूसरी प्रशासनिक इकाई बनी। लेकिन आज कबीले खत्म हो गए, अब कबीले नहीं होते, लेकिन समाज तो है। चूंकि अब कबीले समाप्त है, समाज है, इसलिए आज के डेट में समाज को प्रशासन की मूल इकाई कहा जाता है। ठीक है? सोसाइटी नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? विश्व की पहली प्रशासनिक इकाई कौन सी है?
दूसरी कौन सी है? मूल कौन सी है? अब देखें, जब समाज बन गया, समाज आ गया, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो ठीक था। कोई भी लड़ता था, समाज के लोग जाकर के भाई हम सब एक हैं, हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, समाज का काम चलता था। जब तक समाज एक था तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन भविष्य में समाज जो है अपनी आस्थाओं के आधार पर कई समाजों में बढ़ गया। Further, the societies were splitted over the various societies on the basis of their belief. अपनी आस्थाओं के आधार पर समाज कई समाजों में बढ़ गया। किसी की आस्था ईश्वर में, हिंदू समाज, किसी की आस्था इस्लाम में, मुस्लिम समाज, किसी की आस्था जीसस में, क्रिश्चियन समाज, ईसाई समाज। तो भविष्य में समाज कई समाजों में बढ़ गया, और जब समाज कई समाजों में बटा तो संभव था कि ये समाज आपस में लड़ ले। हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम सिख, सिख ईसाई, ये सब लड़ सकते थे। और आवश्यकता महसूस हुई कि इस समाज को नियंत्रित, और समाज को नियंत्रित करने के लिए जिस संस्था का जन्म हुआ उसे राज्य कहा गया। एंड द स्टेट इवॉल्व टू मेक रिजिड कंट्रोल ओवर द सोसाइटीज। और इस तरीके से समाज पर नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जिस संस्था का जन्म हुआ उसे राज्य कहा गया, सोसाइटी कहा गया। मेरी बात समझ? स्टेट्स इवॉल्व टू मेक रिजिड कंट्रोल ओवर द सोसाइटीज। राज्य का जन्म हुआ, और इस तरीके से राज्य जो है विश्व की तीसरी बड़ी प्रशासनिक इकाई है, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। कबीले को नियंत्रित करने के लिए समाज आया, यानी कबीले से बड़ा समाज, और समाज को नियंत्रित करने के लिए राज्य आया, यानी, और राज्य के बाद कुछ नहीं आया है। इसलिए राज्य क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अक्रॉस द ग्लोब। विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है, और सबसे लेटेस्ट यही आई है, इसलिए इसे नवीनतम प्रशासनिक इकाई भी कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? राज्य। और यहां पर जब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो आप एक चीज समझें, राज्य को आप दो अर्थों में समझ सकते हैं। राज्य संकुचित अर्थों में, इन नैरोअर कॉन्सेप्ट, संकुचित अर्थों में राज्य से आशय आप सरकार से लगा सकते हैं, गवर्नमेंट। मेरी बात समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंटली यू कैन अंडरस्टैंड स्टेट एज अ गवर्नमेंट। जब मैं कह रहा हूं कि समाज को नियंत्रित करने के लिए राज्य का जन्म हुआ, राज्य का मतलब यहां पर आप सरकार से समझिए। सो बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्म टू मेक कंट्रोल ओवर द सोसाइटीज। सरकार का जन्म हुआ। अब कोई भी लड़े समाज में, कहीं पर भी लड़े, सरकार नियंत्रित करेगी। मेरी बात समझ में? लेकिन आप तो राज्य का मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार ये भी समझते हैं। तो संकुचित अर्थों में राज्य का मतलब, संकुचित मतलब नेरोअर कॉन्सेप्ट, आसानी से एक शब्द में अगर आपको समझना हो तो राज्य का मतलब सरकार। लेकिन जब ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आप जाते हैं तो राज्य का मतलब प्रशासन की इकाई होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ये, कि कैसे लोगों को नियंत्रित करेंगे, लोगों पर प्रशासन कैसे करेंगे, ये प्रशासन की इकाई है राज्य का मतलब। मेरी बात समझ रहे हैं? राज्य का मतलब प्रशासन की इकाई है। और याद रखें कि ऐसा भूभाग, द ज्योग्राफिकल एरिया, जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं, द ज्योग्राफिकल एरिया विच हैज देयर ओन बाउंड्रीज एंड अ सोवरेन गवर्नमेंट, एवं संप्रभु सरकार होती है वहां पर। तो ऐसे भूभाग को, ऐसे क्षेत्र को राज्य कहा जाता है। एग्जाम्पल समझो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं? राज्य क्या है? व्हाट इज स्टेट? इन अ नैरोअर कॉन्सेप्ट यू कैन अडॉप्ट स्टेट एज अ गवर्नमेंट, बट व्हेन यू गो ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट, जब आप वृहद तौर पर देखते हैं तो राज्य का मतलब क्या है? ऐसा भूभाग, ऐसा जमीनी क्षेत्र जिसकी अपनी सीमाएं हो और जिसमें एक संप्रभु सरकार हो, सोवरेन गवर्नमेंट। संप्रभु सरकार, संप्रभु का मतलब क्या होता है?
जो अपना निर्णय खुद ले, बिना किसी के दबाव के ले, स्वतंत्र होकर के अपना निर्णय ले, वो संप्रभु कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सोवरेन कौन है? एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल, एनी इंस्टीट्यूशंस which takes its decision at its own without any interference will be considered as sovereign. हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जो अपना निर्णय खुद लेती है, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के प्रभाव में जब निर्णय लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोवरेन। आप एक बात बताओ, प्रायर टू 1947, 1947 के पहले क्या भारत एक संप्रभु देश था? नहीं था, क्योंकि हम अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते थे। ठीक है? द सोवरेन गवर्नमेंट वेर फॉर्म्ड इन 1952। संप्रभु सरकार की स्थापना पहली बार 1952 में होती है हमारे देश में। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई भी जमीन, भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया विच हैज इट्स ओन बाउंड्री एंड इवन हैज द सोवरेन गवर्नमेंट विल बी कंसीडर्ड एज स्टेट। आप देखें, छत्तीसगढ़ जमीनी क्षेत्र हो गया। छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देखते हैं, ये इसका सीमाएं हो गई, और छत्तीसगढ़ की एक संप्रभु सरकार है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपना निर्णय खुद लेते हैं, बिना किसी के दबाव के लेते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ एक राज्य है। अब छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी समस्या आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार या संप्रभु सरकार उसका निराकरण करेगी। तो समझ में आया राज्य क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये राज्य होता है। तो राज्य का मतलब या तो आप साधारण तौर पर सरकार ले ले, या ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी सीमाएं हैं और उसमें एक संप्रभु सरकार है, वो राज्य। आप संयुक्त राज्य अमेरिका सुनते ना, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं सुनते, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य का मतलब होता है जो जिसके पास संप्रभु सरकार। और अमेरिका जब बना था तो उस समय 13 राज्य थे, 13 अलग अलग क्षेत्र थे जो आपस में यूनाइट हुए और एक नया देश बनाया, अमेरिका। इसलिए उनको संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज। तो इस तरीके से राज्य विश्व की तीसरी प्रशासनिक इकाई। अब एक बात समझो बेटा, किसी भी राज्य को अगर हमें चलाना है, किसी भी राज्य को अगर हमें चलाना है, इफ यू वांट टू गवर्न एनी स्टेट, वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम। किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमको एक व्यवस्था अपनानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ राज्य को चलाना है तो हमको मुख्यमंत्री चाहिए, मंत्री चाहिए। छत्तीसगढ़ में जिले होंगे, संभाग होंगे, है ना, पंचायत होंगी, नगरीय निकाय होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, ये सब होंगे ना। दीज आर द सिस्टम विच हैव बीन एडॉप्टेड टू गवर्न द छत्तीसगढ़ स्टेट। सेम उसी तरीके से अगर किसी भी राज्य को हमको संचालित करना है तो राज्य को चलाने के लिए हमें एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वी नीड अ सिस्टम टू गवर्न एनी स्टेट, and that system which has been adapted to govern any state known as राज व्यवस्था। समझ रहे हैं? किसी राज्य को संचालित करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसी को हम कहते हैं राज व्यवस्था, द पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब समझे? व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी इज बेसिकली अ सिस्टम। राज व्यवस्था एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से राज्यों को संचालित किया। अब अगर छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था बोले, छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था बोले तो छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई है, मुख्यमंत्री होगा, विधायक होंगे, सांसद होंगे, व्यवस्था बनाई गई। भारत की राज्य व्यवस्था बोले, इंडियन पॉलिटी, तो भारत को चलाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई, भारत को चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्था अपनाई गई है कि भाई भारत का राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, भारत में सारे राज्य होंगे, ये सब अपनाई गई है। आपका सब्जेक्ट है भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, यानी आपको भारत की राज्य व्यवस्था में सारी चीजों को पढ़नी है, सिस्टम को पढ़ना है, संस्थाओं को पढ़ना है जिनके माध्यम से देश को चलाया जाए। समझ में आई मेरी बात? और आप एक बात बताएं कि किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए, कोई भी व्यवस्था अगर आप बना करके रखना चाहते हैं तो क्या वो व्यवस्था बिना नियमों कानूनों के चल सकती है? भाई जैसे अभी आप लोग हैं तो आप लोग के लिए नियम कानून बनाने पड़ेंगे ना कि आप इस समय पर आएंगे, इस समय आपकी क्लास छूटेगी, ये सब बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे? तो याद रखें, कोई भी व्यवस्था जो है बिना नियमों कानूनों के नहीं चल सकती।
जब कोई भी व्यवस्था हमको चलाना है तो हमको नियम कानून बनाने पड़ेंगे। अगर हमको राज्य व्यवस्था चलानी है, भारत की राज्य व्यवस्था चलानी है, तो हमको नियम कानून बनाने पड़ेंगे। और जब हमको नियम कानून बनाने पड़ेंगे तो उन्हीं नियमों कानूनों के संग्रह को संविधान, मेरी बात समझ रहे हैं? और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? याद रखें, उन्हीं नियमों कानूनों का संग्रह संविधान है जिससे किसी देश की व्यवस्था संचालित की जाती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल्स, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेरियस रूल्स, ठीक है, वेरियस प्रोविजंस बाय विच अ गवर्नमेंट कैन गवर्न द पॉलिटी, ठीक है ना? मतलब संविधान क्या है? नियमों कानूनों का संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश की राज्य व्यवस्था को संचालित किया जा सके। मेरी बात समझे बेटा? एग्जाम्पल समझिए। भारत का राष्ट्रपति राज्य व्यवस्था का हिस्सा है, पॉलिटी। लेकिन भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, क्या काम करेगा, क्या शक्तियां होंगी, वो जो नियम कानून है संविधान है। समझ बात? वो नियम कानून संविधान है। भारत में प्रधानमंत्री होगा, राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है। लेकिन प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होंगी, प्रधानमंत्री क्या कार्य करेगा, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट होगी, पॉलिटी है। लेकिन पार्लियामेंट फंक्शनिंग कैसे होगी, लोकसभा राज्यसभा कैसे चुनी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से इतनी सारी चीजों को समझने के बाद अगर आपसे पूछा जाए राज व्यवस्था क्या है, तो क्या बताएंगे? किसी राष्ट्र या राज्य को संचालित करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था ही क्या है? आपका राज्य व्यवस्था है, ठीक है? द सिस्टम एडॉप्टेड टू गवर्न द पॉलिटी इज नोन एज राज्य व्यवस्था। यही आपका राज्य व्यवस्था। राज का मतलब ही होता है रूल, ठीक है ना? रूल यानी शासन, शासन करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई वही आपका राज्य व्यवस्था है। जैसे आपका राष्ट्रपति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति, ठीक, प्रधानमंत्री, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ पॉलिटी। लेकिन जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान क्या? नियमों कानूनों का संग्रह। मतलब बेसिकली संविधान क्या बता रहा है? ये देखिए, ये शासक हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शासन, रूलर्स हो गए। इनको क्या करना है, और ये जो भी करेंगे जनता के लिए। मतलब इनको क्या करना है? जनता के लिए। इसको बताने वाले नियम कानून को ही क्या बोलते हैं? संविधान। इसका मतलब संविधान क्या है? नियमों कानूनों का संग्रह है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एग्जैक्टली संविधान क्या बता रहा है? बताओ, सरकार को क्या करना चाहिए, जनता के लिए क्या करना चाहिए, यही तो बता रहा है। तो इसी तरीके से मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि राज्य व्यवस्था कहीं की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, राज्य की भी हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है। भाई घर की राज्य व्यवस्था है ना, घर को चलाने के लिए भी आपने एक व्यवस्था अपनाया। घर के मुखिया आपके पापा है ना, बड़े भाई हैं, मम्मी है, ठीक, ये राज्य व्यवस्था हो गई। और किसको क्या करना है, ये नियम कानून हो गया, ठीक है, कि अर्न करेंगे पापा, है ना, घर में बाहर काम करेंगे बड़े भाई आपके, जो भी है, घर में कोऑर्डिनेशन काम मम्मी करेंगे, ये सब राज्य व्यवस्था हो। मेरी बात समझ रहे हैं? घर में हम कुछ नियम कानून बना के रख सकते हैं कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, है ना, फलाना दिन को नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है, ढिकाना दिन को नॉनवेज खाएंगे, सब नियम कानून बना के रखते हैं कि नहीं? मंगलवार को नहीं खाना है, ठीक है, आज मंगलवार है क्या, तो आज नहीं खाना है, ऐसे बना के रखे रहते हैं। ये ऐसे शाकाहारी लोग हैं। तो ये नियम कानून क्या है? आपके घर के संविधान है। अब ये जो नियम कानून बने वो क्या कर रहे हैं? डिफाइन आपको क्या नहीं करना है, और आप वो करेंगे तो पड़ जाएगा, तो पिताजी पीटेंगे, ये उनका कर्तव्य, और आप पीट सकते हैं, आपको नहीं करना है। तो संविधान बेसिकली शासक और शासित के संबंधों को दर्शाता है। तो ये जो है आपका राज व्यवस्था और संविधान का पूरा कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन कल से, आज पहली क्लास है आपकी, आज ही पढ़ा देंगे सबसे आज सब चीजें, तो कल दिक्कत हो जाएगी कोई नए लोग, ठीक है ना? तो आज इतने पर ब्रेक करते हैं। आपकी क्लास अब कंटिन्यू रहेगी सुबह 7:30 बजे से, ठीक है?